नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। सत्ता की गलियारियों की हर हलचल पर होती है हमारी पैनी नजर, जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी खबर और अहम खबर की सच्चाई हम रखते हैं आपके सामने, वो भी बेबाकी से। देश दुनिया के कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं और उन्हीं तमाम मुद्दों को हम आप तक लेकर आते हैं। देश भर में फैले इंडिया डेली के अलग अलग रिपोर्टर्स आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से पूछती है सीधे सवाल। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की जिस तरह से जांच तेज चल रही है, यानी कुल मिला के जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर जो जांच चल रही है, उसके सिलसिले में ईडी ने आज 10 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सहारनपुर, रामपुर और दिल्ली के 10 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी। जांच इस बात की चल रही है कि जिस तरह से जो सरकारी जो फंडिंग थी उसको जो निजी ठेकेदारों ने उस फंड को दूसरी ओर मोड़ा और उसी फंड के जरिए जौहर यूनिवर्सिटी और उसके ट्रस्ट में संपत्ति बनाने का काम किया। जांच इस बात की ओर इशारा मिल रहा है कि जिस तरह से सरकारी फंड में पैसा मिला था और उस जो ठेकेदार थे उस पैसे का फायदा लेकर लाभ पहुंचाने के लिए उन पैसे को जो ट्रस्ट और निजी ठेकेदार के जो वित्तीय लेन देन है उसके कुछ सबूत मिले हैं कि जिसपे कि उसके प्रॉफिट के आधार पर उन्होंने ट्रस्ट को पैसे दान में दिए और उसके बाद से इसी चीज की जांच की ओर इशारा चल रहा है कि ये जांच बड़े स्तर पर जो ये मनी लॉन्ड्रिंग है वो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि बड़े स्तर पर इस पैसे का इस्तेमाल ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी के बनाने में, निर्माण करने में यानी कंस्ट्रक्शन करने की ओर किया गया है। तो यानी ठेकेदारों की मिली भगत से जिस तरह से पैसे की बंदरबाट हुई है उसी को लेकर ईडी ने सर्च ऑपरेशन किया है और तमाम तरह के सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अहम कड़ी साबित होगी जो वित्तीय रिकॉर्ड के जो दस्तावेज हैं वो हाथ लगेंगे। और सबसे अहम बात है कि ईडी इस ओर भी जांच कर रही है कि जो अवैध तरीके से जो धन की अर्जित की गई यानी अपराध से जो अर्जित किया गया धन है उसकी भी डिटेल्स को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद से उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी। अभी बताते हैं कि रामपुर जो जौहर जो यूनिवर्सिटी है जिसको लेकर हालांकि सिलसिला भी चल रहा है, विवादों में चल रहा है, क्योंकि जो रामपुर विकास प्राधिकरण है उसकी करीब 45 में से 38 के आसपास की जो इमारत थी बिना नक्शे के पास था उसको गिराने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को आदेश दिया था और मैनेजमेंट ने कहा कि हम इसको नहीं गिराएंगे क्योंकि ये नक्शा जिस वक्त पास कराना था उस वक्त नगर पालिका के दायरे में नहीं था, इसलिए उस वक्त एनओसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि रामपुर विकास प्राधिकरण का साफ तौर पर कहना है कि उस वक्त नगर पंचायत के अधीन था वो ग्राम सभा जिसके पर ये यूनिवर्सिटी बनी है और ऐसे में उस वक्त एनओसी नहीं ली गया और इसलिए जो ये इमारत बनी है वहाँ की 40 में से 38 की बताई जा रही है कि सारी की सारी अवैध तरह की इमारतें उसको गिराया जाए। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से कार्रवाई की है पर मैनेजमेंट का साफ तौर से कहना है कि अगर ये कार्रवाई की जाएगी तो हम न्यायालय की ओर रुख करेंगे और हालांकि न्यायालय के शरण में जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसी जद्दोजहद में आरोप प्रत्यारोप के दौर में पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपनी बातों को रखा। बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि अवैध तरह से ये इमारत को खड़ी की गई थी, उसमें अवैध धन भी लगाया गया था, यानी जो वित्तीय लेन देन की बात की जा रही है कि अवैध तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, अवैध पैसे की इसमें बंदरबाट की गई। तो साफ तौर पर जो राज्य मंत्री दानिश अली अंसारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कोई विश्वविद्यालय नहीं था, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये अपने लोगों के परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो उनके लिए ये इस तरह का जौहर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। और उधर बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि ये जो यूनिवर्सिटी जिस ग्राम सभा बनाई है वो पूरी तरह इलीगल है। हालांकि समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि यूनिवर्सिटी में छात्रों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा है, सिलसिले लगातार चल रहे। राजनीतिक माहौल भी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर गर्म है और उसको मुद्दा भी 2027 के विधानसभा चुनाव में बनाने की ओर अग्रसर है समाजवादी पार्टी। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये कुल मिला के देखा जाए तो ये प्राधिकरण का मामला है जिसमें कि तमाम तरह की अनियमितताएं मिली थी और उसमें मानक पूरे नहीं होने पर ये विकास प्राधिकरण की अपनी अपनी कार्रवाई है। हालांकि इस पर किसी तरह की कोई भी पॉलिटिकल बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपनी ओर से वहाँ के जो डीएम है, प्रशासन है, वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो आज ईडी ने 10 जगहों पर छापेमारी करी है, रेड करी है और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह, अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के गैंगस्टर मेजर सिंह को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में न सिर्फ शामिल किया है बल्कि मेजर सिंह पे आरोप लगाया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय गैंग का एक्टिव मेंबर भी है और वो गैंग की तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ में एक्टिव तौर पे भूमिका अदा करता है।
वहीं अगर बात कर ली जाए एफबीआई की, तो एफबीआई ने ये भी कहा है कि मेजर सिंह के खिलाफ रैकेटियर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत उस पर आरोप लगाया है। यानी रिको के तहत मेजर सिंह पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की अगर बात कर ली जाए तो एफबीआई के मुताबिक मेजर सिंह जो है वो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का बहुत एक्टिव जो है वो मेंबर है। इस जो गैंगस्टर्स के साथ मिलकर वो तमाम जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हैं उनको अंजाम देता है। और अगर बात कर ली जाए जग्गू भगवानपुरिया की, तो एफबीआई के मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया लॉस एंजलिस और अमेरिका समेत तमाम दूसरे देशों में अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को बहुत एक्टिव तरीके से अपने गैंग के जरिए अंजाम दिलवाता है, जिसमें मेजर सिंह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए मेजर सिंह की, तो एफबीआई ने मेजर सिंह पर यह भी आरोप लगाया है कि मेजर सिंह अवैध हथियारों को प्रिक्योर करने में और ड्रग्स की जो है वो अवैध तरीके से खेप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाने में और ड्रग्स को भी प्रिक्योर करने में अहम भूमिका गैंग की तरफ से अदा करता है। इसके साथ ही एफबीआई ने यह भी कहा है कि मेजर सिंह जग्गू भगवानपुरिया का बहुत खास जो है वो आदमी है और जग्गू भगवानपुरिया के कहने पर ही वो तमाम तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ को अमेरिका और तमाम जो दूसरे इलाके हैं और दूसरे देश हैं वहाँ पर अंजाम देता है। इसके अलावा एफबीआई ने ये भी कहा है कि मेजर सिंह जो है वो अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और दूसरे क्रिमिनल्स को, जो गैंग के दूसरे क्रिमिनल अलग अलग जगह जो एक्टिव हैं, चाहे वो लॉस एंजलिस की बात कर ली जाए या अमेरिका की बात कर ली जाए, तमाम जगह जो उसके जो गुर्गे एक्टिव हैं गैंग के, उन तमाम गैंग के गुर्गों को ना सिर्फ हथियारों को मुहैया करवाता है बल्कि उन्हीं गुर्गों के ज़रिए जो ड्रग्स की सप्लाई भी किया करता है और इससे मिले पैसों को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है वो लगाया जाता है। इसके अलावा उस पैसे का इस्तेमाल अवैध हथियारों को खरीदारी करने में, इसके अलावा ड्रग्स को खरीदारी करने में और इनके ट्रांसपोर्टेशन में भी इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मेजर सिंह एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही अगर गौर कर लिया जाए तो पिछले दिनों एफबीआई ने जिस तरीके से भारत के उन तमाम गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसा था, जिसमें चाहे आप कौशल चौधरी की बात कर ली जाए, चाहे रोहित गोदारा की बात कर ली जाए, चाहे आप जो गोल्डी बराड़ की या लॉरेंस बिश्नोई की बात कर ली जाए, इन तमाम गैंग्स के गुर्गों पर शिकंजा कसा था, जिसके चलते एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें कनाडा की जो खुफिया एजेंसियां हैं, भारत की एजेंसियां हैं और अमेरिका की एजेंसियां हैं, इन तीनों ने मिलकर तमाम जो है वो ऑपरेशन चलाए थे, जिसमें कई गुर्गों को, दर्जनों गुर्गों को अरेस्ट किया गया था, अवैध हथियार बरामद किए गए थे, ड्रग्स को बरामद किया गया था और एक तरह से इन तमाम गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने में जो है उस ऑपरेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसके बाद उस ऑपरेशन को आगे भी चलाया जा रहा है और इसी का नतीजा ये है कि एफबीआई ने अब गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के जो गुर्गा है मेजर सिंह, उसके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। कोलकाता न्यू टाउन फ्री स्ट्रीट इलाके में कल देर रात एक बहुमंजिले मकान में भीषण आग लग गई। इस भीषण आग में करीबन 9 लोगों की जो है मरने की खबर बताई जा रही है और वजह यही बताई जा रही है कि ये 9 लोग जो है देर रात के समय सोए हुए थे और आग इतनी जो है तेज़ी से बढ़ रही थी और धुआं इतना फैला हुआ था जिस कारण जो है उनका दम घुट गया और वो मौके पे ही जो है मौत हो गई उनकी। और फिलहाल इस पूरे घटना में करीबन 80 लोगों की जो है जान बचाई जा चुकी है और उन्हें जो है सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जिनका इलाज भी कोलकाता के जो है एक गैर सरकारी अस्पताल में हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोप यह भी बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में जो है अग्निशमन जो है यंत्र जो है नहीं था। इसके अलावा जो है एग्जिट का जो द्वार था वो भी बंद था, जिस कारण जो है लोगों को बाहर निकलने में जो है काफ़ी समय लगा। और फिलहाल इस पूरे घटना में जो है 80 लोगों की जो है जानें बच चुकी है और इस पूरे मामले में जो है जांच भी जारी है कि आखिर इतने बड़े बहुमंजिले मकान में जो है इतना जो है लापरवाही किस तरीके से
किया गया था, आखिर इसके पीछे किसका हाथ था, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जांच के दायरे में है। फिलहाल अभी तक ये मामला बताया जा रहा है कि 9 लोगों में जो है कुछ बांग्लादेशी भी लोग हैं और ये जो लोग जो है बांग्लादेश से इलाज के लिए जो है कोलकाता पहुंचे थे और इसमें एक बच्चा भी जो है शामिल है। फिलहाल यह भी बताया जा रहा है कि इस घटना को जो है जिस तरीके से आगजनी हुई थी उस पर काबू पाने के लिए मौके पे 4 जो है दमकल का इंजन जो है वो पहुंचा हुआ था, क्योंकि जो जिस जगह पर जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के पास में ही जो है दमकल का जो है कार्यालय है, जहां से आसानी से जो है दमकल विभाग की जो है वाहनें जो है वो मौके पर पहुंच पाई और जो है समय रहते जो है उन्होंने अपना कार्य किया और आग पर काबू पाकर जो है 80 लोगों की जान बचा ली। फिलहाल इस पूरे मामले में 9 लोगों की मौत की जो खबर बताई जा रही है, ये जो है एक बहुत बड़ा जो है दुखद जो है घटना है, जिसको लेकर जो है अभी तक जो है तमाम जो जांच जो प्रक्रियाएं जो है वो चल रही हैं, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, चाहे वो कोलकाता नगर निगम की तरफ से हो, क्योंकि इतना बड़ा लापरवाही किस तरीके से हुई, क्यों हुई, ये तमाम जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो है बताया जा रहा है कि ये घटना कोई नई नहीं है, इससे पहले भी जो है कई बार जो है कोलकाता के आसपास में जो है घटनाएं हुई हैं और उसमें भी कई जगह पे पाया गया कि वहाँ भी अग्निशमन जो है सामग्री नहीं थी, जिस कारण जो है आग पर जो है काबू पाने में जो है समय लगा। और जिस तरीके से जो है वहाँ पर जो है कंजेस्टेड एरिया बताया जाता है, संकीर्ण गलियाँ होती हैं कोलकाता में, और वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी जो है समय पर नहीं घुस पाता है, बचाव कार्य करने में जो है काफ़ी समय लगता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है अभी जो है लगातार जो है चल रहा है, जो है जांच भी चल रहा है और व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं कि कैसे ऐसे जो है अगजनियों पर जो है फायर ब्रिगेड जो है काबू पाए और इस पर जो है सफलता हासिल करे। ये तमाम चीज़ें जो है उस पर जो है राज्य सरकार के तरफ से भी जो है प्रयास भी किए जा रहे हैं। अमरदेव पासवान, कोलकाता, इंडिया डेली लाइव। जम्मू कश्मीर घाटी में 2 दिन के दौरे पर यूएस एम्बेसडर सर्जी गौर जो है वो कश्मीर घाटी पहुंच चुके हैं और अभी कुछ समय पहले ही श्रीनगर के गुक्का रोड से उनकी कॉन्क्लेव जो है वो ललित होटल पहुंच चुके हैं। कुछ समय के बाद अगर देखा जाएगा तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी एक मीटिंग करेंगे, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी मिलेंगे। हम इस वक्त मौजूद है गुक्का से, अभी कुछ समय पहले ही सर्जी गौर की कॉन्क्लेव जो है वो निकल चुकी है और इसी रास्ते से वो ललित होटल जो है वो पहुंच चुके। मेरे सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस की तस्वीर है और यहाँ पे भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और कुछ समय के बाद ही सर्जी गौर जो है वो उमर अब्दुल्ला के घर पहुँचेंगे और उनसे जो है एक बैठक जो है वो की जाएगी। कुल अगर देखा जाएगा कि पहली बार 2019 के बाद पहली बार जो है एक यूएस एम्बेसडर जो है वो कश्मीर घाटी का दौरा करेंगे और तमाम तर तैयारियों का जायज़ा यहाँ पे लेंगे और उसके बाद कि इस दौरे को बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। जो यूएस ट्रैवल एडवाइजरी है पर्यटकों के लिए उस पर भी बातचीत होगी, सिक्योरिटी सिनेरियो की भी बातचीत होगी और कल सुबह मॉर्निंग में श्रीनगर से वो लद्दाख के लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ पे भी एक दिन का दौरा जो है उनका हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि आज पूरे दिन श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में ये जाएंगे और अलग अलग बैठकें जो उपराज्यपाल के साथ साथ चीफ उमर अब्दुल्ला से भी करेंगे। कुछ समय पहले ही ये कॉन्क्लेव जो है सर्जी गौर की यहाँ से निकली और अभी कुछ समय के बाद 3 बजे के करीब वो जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी मिलेंगे और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी कंसर्न से बातचीत होगी। उपराज्यपाल के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ भी बातचीत। फिर से आपको एक बार ये तस्वीरें जो है गुक्का रोड की तस्वीरें हैं और इसी रूट से कुछ समय पहले ही सर्जी गौर जो है वो जा गुजरे और कुछ समय के बाद जो है जो मेरे सामने आप ये तस्वीरों में ये रेजिडेंस देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की घर के बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ पे कुछ समय के बाद ही वो पहुँचेंगे और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी जो है बातचीत हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाएगा इस दौरे से काफ़ी उम्मीदें जो है वो लगाई जा रही है। सुबह सवेरे उमर अब्दुल्ला का सिटी का दौरा, उसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि यूएस एम्बेसडर जो है कश्मीर घाटी आ रहे हैं, मीडियम विजिट उनका है और उसके बाद काफ़ी सारी उम्मीदें जो है उन पर लगाई गई है। तमाम तर जो बातें हैं चाहे सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखा जाएगा या डिप्लोमेटिक हवाले से अगर देखा जाएगा वो बातें जो है
वो बातें हो सकती है। और उसके साथ साथ उपराज्यपाल के साथ भी जो मीटिंग होने वाली है, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बातचीत होगी लोक भवन में। और कुल मिला के अगर देखा जाएगा ये दौरा जो है बड़ा महत्वपूर्ण दौरा जो है माना जाता है, इसलिए कि जो यूएस फॉरेन टूरिस्ट एडवाइजरी जो रखी गई है उसको भी जो है रिवाइव किया जाएगा, उस पर भी जो नजरसानी की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यटक है, फॉरेन पर्यटक है, वो कश्मीर घाटी का रुख करेंगे और उसके साथ साथ जो मेजर टूरिज्म बूस्ट है वो उनको मिल सकता है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा अभी कुछ समय के बाद सरजुई गौर जो है वो यहाँ पे पहुंचेगी और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी जो है मीटिंग की जाएगी। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान की बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वर्तमान की स्थिति की बात की जाए तो 68 मीटर तक ये जलस्तर पहुंच चुका है। खतरे के निशान की बात की जाए तो 71 मीटर खतरे का निशान है, यानी सिर्फ 3 मीटर की दूरी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काशी का ये 80 घाट है, जहाँ आपको इस घाट से जुड़े तमाम घाट और नौकाएं नज़र आ रही होंगी। बता दें काशी में कुल 84 घाट हैं और सभी घाट आपस में जुड़े हुए हैं, जहां यात्री पैदल मार्ग से एक घाट से दूसरे घाट तक जा सकता है। तस्वीर देख सकते हैं, घाटों पर अब गंगा नदी का जो जल है वो ऊपर तक आ चुका है। कहीं गिनती की कुछ ही सीढ़ियाँ बची हैं और अब ये जो जल है वो सड़कों की तरफ बढ़ते जा रहा है। घाट सूख चुके हैं। लोग जो आम दैनिक यहाँ पे चीज़ें होती थी वो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया गया है और वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही हैं, जिसमें प्रमुख चीज़ है काशी की गंगा आरती। घाटों पर अब आरती का स्थल बदला जा रहा है। दशाश्वमेध घाट की बात की जाए तो वहाँ 5वीं बार आरती स्थल को बदला गया और अब घाट के जो गंगा सेवा निधि कार्यालय है उसके छत पर इसका आयोजन कराया जा रहा है, जहाँ गिनती के 15 से 20 लोग मौजूद हो पा रहे हैं। जिस आरती में हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते थे वहाँ अब कुछ लोग पहुँच रहे हैं। वर्तमान की बात की जाए तो घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। नावों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा है, जिसका सीधा असर नौका संचालन करने वाले लोगों पर भी है। जो नाविक समाज के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो रोजी रोजगार है वो ठप पड़ा है। जलस्तर बढ़ जाने के चलते नावों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ साथ बात की जाए घाटों पर रहने वाले पुरोहितों की, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि घाट सूख जाने के चलते भारी संख्या में जो पर्यटक श्रद्धालु घाट पहुंचते थे पूजा अनुष्ठान कराने के लिए, वो अब नहीं पहुंच पा रहे, जिसके चलते उन्हें भी परेशानी हो रही। साथ में रेहड़ी पट्टी के जो दुकान संचालक हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल रही है। तो फिर काशी की बात की जाए तो काशी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसका जो असर है वो नाविक, पुरोहित या वो श्रद्धालु जो घाट भ्रमण के लिए पहुंचते थे उन पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो हर घाट पर जल पुलिस की तैनाती की गई है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है और एनडीआरएफ द्वारा लगातार गश्त लगाई जा रही है, ताकि कोई श्रद्धालु गहरे पानी में न जाए। स्नान की बात की जाए तो बैरिकेडिंग कर दी गई है और छोटे से स्थान पर सभी दर्शनार्थियों को स्नान करना पड़ रहा है, वहीं से लौटना पड़ रहा है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। और यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।